सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 में अभ्यास सागर की पुस्तक का हम लोग 14वां पाठ करने जा रहे हैं बेटा, बहू की विदा। और इसमें जो व्याकरण का टॉपिक दिया है, व्याकरण विषय दिया है, वो हमारा है रचना के आधार पर वाक्य भेद। जैसा कि हमको पता है कि रचना के आधार वाक्य भेद जो होते हैं वो दो तरह से उनको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो यहाँ रचना के आधार पर है उसके 3 भेद होते हैं, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। उसको मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य भी हम कह सकते हैं। अर्थ के आधार पर उसके 8 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग रचना के आधार पर ही उनके भेदों का वर्णन यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं बेटा, हम उनको पढ़ेंगे। अब इसमें जो प्रश्न संख्या दी है 1, उसमें दिया है पहला, यानी निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। अब इसमें अंदर से मिठाई की थाल लाओ, अंदर से मिठाई की थाल लाओ, ये वाक्य है। दूसरा हमारा दे रखा है राजेश्वरी अंदर चली जाती है। तीसरा ग वाले में अपना निर्णय सुना चुका हूँ। तो ये वाक्य बिल्कुल साधारण से वाक्य हैं, इनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय का प्रयोग हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। उद्देश्य होता है बेटा जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसको उद्देश्य कहेंगे, और वो बात यानी वो विषय जो उसके बारे में कुछ कहा गया है वो सारा का सारा विधेय में आता है। अब यहाँ पर हम लोग एक बार देखते हैं, अगला देखते हैं। मैं जल्दी ही फिर जाऊंगा और उस बार विदा अवश्य होगी। तो सॉरी, फिर आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी। तो ये दो वाक्य हैं कि मैं जल्दी ही फिर आऊँगा, ये एक वाक्य हो जाता है, और उस बार विदा अवश्य होगी ये दूसरा वाक्य है। तो इन दोनों को हमने और के साथ में जोड़ रखा है। तो जहाँ हमारे दो स्वतंत्र वाक्य को हम लोग किसी योजक शब्द के साथ में जोड़ देते हैं और उसका एक वाक्य हम लोग बना देते हैं, तो वो हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, तो उसको हमने इकट्ठा किया हुआ। तो यहाँ पर हमारे दो वाक्य को हमने इकट्ठा कर दिया है बेटा, और उसका एक ही वाक्य बना दिया है कि मैं जल्दी ही आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। तो यहाँ पर पहला वाक्य हमारे, इसमें भी हमारे दो वाक्य हैं, दो स्वतंत्र वाक्य इसमें हैं कि पहला वाक्य इसमें है बेटा राजेश्वरी रुक जाती है, और दूसरा हमारा स्वतंत्र वाक्य रहेगा कि राजेश्वरी मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। तो इसमें दो वाक्य राजेश्वरी रुक जाती है, राजेश्वरी मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। इन दोनों वाक्यों को हमने मिलाकर यानी उसको इकट्ठा करके हमने योजक शब्द जो इसमें है और उसके साथ हमने इसको जोड़ दिया है और इसका एक ही वाक्य बना दिया है। दोनों वाक्यों को जोड़कर राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। अब आगे इसमें वाक्य दिया है बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दे, पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं। पहला वाक्य इसमें रहेगा कि बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दे, तो ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य ये होगा कि बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी रहती है। नाक भौं है मतलब उसके कहीं ना कहीं उनको शिकायत बनी ही रहती है, उनको कोई ना कोई नाराजगी रहती ही है। तो इन दोनों वाक्यों को हमने पर के साथ जोड़ा। पर मतलब परंतु, यहाँ पर हम कह सकते हैं पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी रहती है। तो इन दोनों वाक्यों को हमने जोड़कर एक वाक्य बना दिया है, ये वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य कहला रहा है। अब फिर आता है जरा ये भी देख ले की के बाद एक और वाक्य है नाम वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। तो ये जो वाक्य है बेटा, यहाँ पर पहला एक वाक्य है और फिर एक और वाक्य है जो की के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हमारा वाक्य कौन सा होगा? मिश्रित वाक्य, क्योंकि यहाँ पर एक प्रधान वाक्य है, उसकी मुख्य क्रिया जरा ये भी देख ले, ये हमारा प्रधान वाक्य है, और की के साथ जो वाक्य जुड़ा हुआ है नाम लेने नाम वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं, ये जो वाक्य है ये हमारा हो जाता आश्रित वाक्य। इतना दहेज दिया कि, कितना दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। तो यहाँ पर हमारा पहला जो प्रधान वाक्य है वो होगा इतना दहेज दिया। तो यहाँ पर दहेज, इतना दहेज दिया, ये हमारा प्रधान वाक्य है, और की के साथ में जो वाक्य जुड़ा हुआ है यानी देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली, ये हमारा होगा आश्रित वाक्य। अगर अब तुम्हारी सामर्थ्य कम थी,
अपनी बराबरी का घर देखते। तो यहाँ पर हमें अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो के बाद जो वाक्य जुड़ा हुआ है वो हमारा रहेगा आश्रित वाक्य। अब इसमें देखिए क, ख और ग ये सरल वाक्य हैं, यानी ये जो दिए हुए हैं ये आपके साधारण वाक्य हैं, सरल वाक्य हैं कि अंदर से मिठाई का थाल ले आओ, राजेश्वरी अंदर चली जाती है, अपना निर्णय सुना चुका हूँ। ये तीनों ही वाक्य क्या हैं? हमारे सरल वाक्य हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है इसमें 30 और 3 जो इसमें आगे दे रखे घ वाला, तो ये हमारे तीनों किसमें होंगे? मैं जल्दी फिर आऊंगा और उस बार विदा अवश्य होगी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। तीसरा फिर इसमें होगा बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच दे दे, लेकिन बेटे पर इसको हम लोग पर के साथ यहाँ जोड़ा हुआ है, पर बेटे वालों की नाक बहुत सिकुड़े रहती है। तो ये तीनों जैसे कि आपको बताएं ये तीनों क्या हो जाते हैं? संयुक्त वाक्य हो जाते हैं, क्योंकि ये और के साथ में और पर के साथ में इनको जोड़ा गया है, दो स्वतंत्र वाक्यों को। फिर इसमें दे रखा छ ज झ, इसमें तीनों ये हमारे क्या हो जाते हैं? मिश्रित वाक्य होते हैं, क्योंकि इसमें एक वाक्य जो है वो हमारा प्रधान वाक्य है और दूसरा उसमें आश्रित वाक्य है। अब इसमें देखिए आपको रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसको मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं, मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं। फिर उसमें सरल वाक्य हम लोग देखते हैं। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्यों में एक या एक से अधिक कर्ता हो सकते हैं, परंतु क्रिया एक ही होती है। इसकी जो क्रिया है वो मुख्यतः एक ही होती है, लेकिन कर्ता कई बार इसमें एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। सरल वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, और जो कहा जाता है यानी उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा गया है वो सारा क्या होता है? विधेय होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ? सरल वाक्य हुआ। उसके बाद आता है बेटा हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य मिलते हैं। जैसे आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं, उनका अपना अर्थ वो पूरा निकाल रहे होते हैं, और उन वाक्य को और, किंतु अथवा आदि योजक शब्दों के साथ में जोड़ दिया जाता है, लेकिन वे अर्थ के लिए अपने आप में स्वतंत्र ही होते हैं। वो जुड़ने के बाद में भी वो अपना अर्थ लिए रखते हैं, अपना अर्थ उनका स्वतंत्र होता है, तो वो संयुक्त वाक्य होते हैं। उसके बाद हमारा आता है मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य, या फिर उनको हम लोग उपवाक्य भी कह सकते हैं, मतलब सरल वाक्य या उपवाक्य जुड़े हों, उनमें एक वाक्य तो प्रधान होता है यानी एक मुख्य होता है, दूसरा आश्रित वाक्य होता है, तो उनको हम लोग कहेंगे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। अब प्रधान वाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है, और आश्रित जो उपवाक्य है उसका प्रारंभ, अगर हम लोग उसकी पहचान करें बेटा, तो पहचान क्या होगी उसकी? कि उसका प्रारंभ, उसकी शुरुआत किससे होती है? कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि, इसलिए ये शब्द हैं, इनसे उसकी शुरुआत होती है। यहाँ से वो जो वाक्य हैं वो स्टार्ट होते हैं। जैसा आपने इसमें वाक्य में ऊपर देखा था कि यहाँ पर दे रखा है जरा ये भी देख ले कि, उसके बाद जो है नाम वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं, तो ये हमारा वाक्य क्या हो जाता है? नाम वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं, ये हो जाता है हमारा आश्रित वाक्य। और जरा ये भी देख लें, तो ये हमारा हो जाता है प्रधान वाक्य। तो यहाँ हमारा दे रखा है बेटा मिश्रित वाक्य। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो दिया है। अब आप अपनी ओर से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में कोई एक एक उदाहरण आपको लिखना है। कोई भी एग्जाम्पल इसमें आप लिख सकते हो, कोई भी उदाहरण ले सकते हो। जैसे सरल वाक्य का है कि मेरा नाम गोपाल है, ये एक साधारण सा वाक्य है, तो इसमें मेरा जो हो जाता है वो उद्देश्य हो जाता है, नाम गोपाल है ये उसका विधेय हो जाता है। तो एक ही इसमें उद्देश्य है और एक ही यहाँ विधेय आया है, तो ये हमारा हो जाएगा सरल वाक्य। उसके बाद हमारा आता है संयुक्त वाक्य। मैंने खाना खाया और सो गई। ये हमारा, इसमें 2 हमारे स्वतंत्र वाक्य थे पहले कि मैंने खाना खाया, मैं सो गई। अब यहाँ पर 2 वाक्य को हमने संयुक्त कर दिया, उसको इकट्ठा कर दिया है। किससे इकट्ठा किया है? एक यहाँ पर योजक शब्द के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द आया है और उसके साथ हमने इस 2 वाक्य को जोड़कर एक बना दिया कि मैंने खाना खाया और सो गई। तो यहाँ पर अलग अलग 2 वाक्यों को इकट्ठा कर दिया गया है। फिर आता है मिश्रित वाक्य। रोहित ने कहा कि आज मेरी गणित की परीक्षा है। तो यहाँ पर रोहित ने कहा, ये हमारा प्रधान वाक्य रहेगा, और कि
आज मेरी गणित की परीक्षा है, ये उसका रहेगा आश्रित वाक्य। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है बेटा, नीचे दिए गए सरल वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय को हमें छांटकर अलग करना है। अब गोरी आ रही है, इसमें से उद्देश्य क्या हुआ, यानी किसके बारे में बताया गया है, गोरी के बारे में बताया। क्या बताया है कि वह आ रही है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गोरी जो है वो इसका विधेय, वो सॉरी उद्देश्य है, और इसमें विधेय है आ रही है, तो ये उसका विधेय रहेगा। अब उसके बाद जो वाक्य अन्य वाक्य दिए हैं उसमें सब एक ही धातु के बने हैं, तो सब जो है वो उद्देश्य है और एक ही धातु के बने हैं, ये हमारा विधेय रहेगा। मेरा फैसला आखिरी है, तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य, फैसला आखिरी है, ये रहेगा इधर विधेय। मेरी गाड़ी का समय हो गया, मेरी शब्द है वो उद्देश्य, गाड़ी का समय हो गया ये विधेय हो जाता है। मुझे रुपए नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर उद्देश्य है, रुपए नहीं चाहिए ये हो जाता है इसका विधेय। अब ये हमारे थे बेटा संयुक्त वाक्य, जिसमें से हमने उद्देश्य और विधेय अलग किए हैं। अब उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि इसमें नीचे दिए गए दो दो वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य लिखिए, यानी ये दो स्वतंत्र वाक्य हैं उनको जोड़कर हमें एक नया वाक्य बनाना है, लेकिन उसमें अर्थ उनके दोनों के ही अपने स्वतंत्र अर्थ होने चाहिए। अब सोहन घर आया, उसने खाना खाया, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सोहन घर आया और खाना खाया, ये एक वाक्य बन जाता है, लेकिन कौन सा रहेगा, संयुक्त वाक्य। सोहन घर आया और खाना खाया, जैसे उसमें पीछे आप दे रखा था कि सोहन घर आया और वह सो गया, अगर हमने कहा कि सोहन घर आया सोहन सो गया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सोहन घर आया और सो गया, तो हम लोग इकट्ठा एक वाक्य बना लेते हैं। अब अगला यहाँ पर होगा आप मिठाई खाएंगे, आप नमकीन खाएंगे, ये दो स्वतंत्र वाक्य है कि किसी से हमने पूछा है कि आप मिठाई खाएंगे, आप नमकीन खाएंगे, तो उन दोनों ही वाक्य को हम लोग इकट्ठा बोल देते हैं, उसको संयुक्त करके हम लोग लिखते हैं कि आप मिठाई खाएंगे या नमकीन। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि आप चाय लोगे, आप कॉफ़ी पियोगे, आप चाय पियोगे, तो उसमें हम लोग एक ही वाक्य उसका बना देंगे कि आप कॉफ़ी पियोगे या चाय, तो या के साथ में उन दोनों ही वाक्य को हम लोग इकट्ठा करके लिख देते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है कि आप मिठाई खाएंगे या नमकीन। नेक्स्ट हमारा रहेगा बेटा ग वाला, वह दौड़ना चाहता था, उसके पैर में चोट लगी हुई थी। यहाँ हमने ये दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, इनको हम लोग एक इकट्ठा करके लिख रहे हैं कि वह दौड़ना चाहता था परंतु उसके पैर में चोट लगी थी, तो ये हमने परंतु के साथ में इन दो वाक्यों को जोड़ दिया है इधर। घ वाले में रहेगा बेटा बारिश हो रही थी, मेरे कपड़े भीग गए। अब हम लोग इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बारिश हो रही थी इसलिए मेरे कपड़े भीग गए। अगले वाला रहेगा वह मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, ये दो वाक्य हैं, इनको हम लोग लिखेंगे यहाँ वह मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं, और के साथ जोड़ेंगे और मैं उसे नहीं जानता। अगले जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें नीचे दिए गए संयुक्त वाक्यों में से योजक शब्द हटाकर दो स्वतंत्र वाक्य, यानी जैसे पहले हमने ऊपर इस क्वेश्चन में दो स्वतंत्र वाक्य दिए थे उनको हमने इकट्ठा करके संयुक्त वाक्य में बदला था, और यहाँ हम लोगों को संयुक्त वाक्य दिया हुआ है और उसको हम लोग उसको अलग अलग वाक्य हम लोग यानी स्वतंत्र दो वाक्यों में उसको बदलेंगे। उसने बहुत परिश्रम किया और वह कक्षा में प्रथम आया, तो यहाँ पर हम लोग दो वाक्य बनाएंगे, उसने बहुत परिश्रम किया, वह कक्षा में प्रथम आया। पहला वाक्य होगा उसने बहुत परिश्रम किया और दूसरा वाक्य होगा वह कक्षा में प्रथम आया। अब उसके बाद है बेटा सुबह हो गई और चिड़िया चहचहा रही थी, तो यहाँ पर दो वाक्य हम लोग लिखेंगे, सुबह हो गई थी और चिड़िया चहचहा रही थी, यहाँ पे सॉरी और हटा देंगे और चिड़िया चहचहा रही थी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहला वाक्य सुबह हो गई थी, दूसरा वाक्य चिड़िया चहचहा रही थी। वह गाना चाहता था किंतु उसका गला खराब था। अब इस वाक्य को हम लोग अलग कैसे करेंगे, वह गाना चाहता था, उसका गला खराब था, तो ये अलग अलग वाक्य हैं जिसको हमने किंतु के साथ में जोड़कर संयुक्त वाक्य बना दिया था।
घ वाले में आया है बेटा, डॉक्टर ने रोगी को देखा और दवाई दी। अब यहाँ पर पहला जो वाक्य होगा वो होगा डॉक्टर ने रोगी को देखा, ये पहला वाक्य है। और दूसरा वाक्य है डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी। तो ये अलग अलग दोनों वाक्य को हमने जोड़कर क्या लिखा है, डॉक्टर ने रोगी को देखा और दवाई दी। फिर है अगला, रात अंधेरी थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अब पहला वाक्य इसमें रहेगा रात अंधेरी थी, दूसरा वाक्य इसमें रहेगा चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तो इन दोनों वाक्य को हमने क्या किसके साथ जोड़ा, और के साथ, और के साथ इसमें जोड़कर हमने क्या बना दिया, इसका संयुक्त वाक्य बना दिया। अब हमारा आता है बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पिताजी ने कहा कि कभी पढ़ भी लिया करो। तो इसमें हमारा प्रधान वाक्य क्या होगा, पिताजी ने कहा कि जो है उसके साथ इन दोनों वाक्यों को हमने जोड़ा है, और कभी पढ़ भी लिया करो तो वो हमारा हो जाता आश्रित वाक्य, क्योंकि एक प्रधान है और उसकी कही हुई बात को पूरा कैसे हो रहा है कि कभी पढ़ भी लिया करो। पिताजी ने कहा, क्या कहा, कभी पढ़ भी लिया करो। तो यहाँ पर प्रधान वाक्य जो है उसका आगे हम लोग आश्रित वाक्य, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर आश्रित है ये वाक्य प्रधान वाक्य के ऊपर कि कभी पढ़ भी लिया करो। तो ये किसने कहा था, पिताजी ने कहा था। तो प्रधानता किसको दी गई है, पिताजी को। उसकी क्रिया को पिताजी ने कहा वो एक मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पर प्रयोग की गई है। और दूसरा जो वाक्य कभी पढ़ भी लिया करो ये उसका आश्रित वाक्य होगा। पहचान आपको बताया गया है कि की के साथ में जो वाक्य शुरू हो रहे हैं, की के साथ, जो के साथ, ये जो उसमें आपके दिए गए थे शब्द, उनके साथ में जो वाक्य शुरू हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आगे जो आश्रित वाक्य होगा वो। माँ को पता चला कि यह फिल्म का गाना है। तो यहाँ हमारा होगा माँ को पता चला, ये हमारा हो जाएगा प्रधान वाक्य, और आश्रित वाक्य रहेगा यह फिल्म का गाना है, ये हमारा उसका आश्रित वाक्य रहेगा। फिर आता है बेटा, मेरी वह साइकिल खो गई जो आप लाए थे। तो इसमें प्रधान वाक्य होगा मेरी वह साइकिल खो गई, जो के बाद यहाँ पर वाक्य स्टार्ट हो रहा है आप लाए थे। तो यहाँ पर आप लाए थे वो होगा आश्रित वाक्य, और प्रधान वाक्य कौन सा होगा, मेरी वह साइकिल खो गई। तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए। तो यहाँ पर तय हुआ, क्या तय हुआ, अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए, ये तय हुआ है। तो आश्रित वाक्य कौन सा हमारा है, अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए। और इसमें प्रधान वाक्य हमारा कौन सा है, तय हुआ कि। मास्टर जी नाराज हो गए क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे। अब यहाँ पर हमारा मुख्य जो क्रिया है, मुख्य जो उद्देश्य वो हमारा क्या रहेगा, इधर मास्टर जी नाराज हो गए। तो यहाँ पर हमारे प्रधान वाक्य आश्रित वाक्य क्या होगा, बच्चे शोर मचा रहे थे। नीना की नानी का देहांत हो गया क्योंकि वे बहुत बीमार थी। तो यहाँ पर प्रधान वाक्य हमारा रहेगा नीना की नानी का देहांत हो गया, और इसका प्रधान वो आश्रित वाक्य रहेगा वे बहुत बीमार थी। वह फ्रॉक सुंदर थी जिस पर सितारे लगे हुए थे। अब वह फ्रॉक सुंदर थी, ये हमारा प्रधान वाक्य है, और सितारे लगे हुए थे वो हमारा होगा आश्रित वाक्य। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है बेटा कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनके सामने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य लगाना है आपको, कि कौन सा संयुक्त है, कौन सा सरल है और कौन सा मिश्रित है। अब इसमें देखिए, पिताजी की अच्छी खासी नौकरी थी, ये एक सरल वाक्य है। तो यहाँ पर यानी एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय इसमें है, मुख्य क्रिया जो है इसमें एक ही है। तो यहाँ पर हमारी क्या होगा, सरल वाक्य होगा। राकेश ने कहा कि कल हिंदी की परीक्षा है, ये हमारा रहेगा मिश्रित वाक्य। राकेश ने कहा कि, तो राकेश ने कहा ये हमारा प्रधान, और कल हिंदी की परीक्षा ये हमारा आश्रित वाक्य रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा हुआ, मिश्रित वाक्य। मुझे पुस्तकें पढ़ने की चाट लग गई, ये हमारा यानी शौक लग गया, उसको पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगने लगा। तो यहाँ पर मुझे पुस्तकें पढ़ने की चाट लग गई, ये वाक्य होगा सरल वाक्य। जब तुम पढ़ रहे थे तब मैं खेल रहा था, ये मिश्रित वाक्य। जब तुम पढ़ रहे थे तब मैं खेल रहा था, तो इसको हमने तब के साथ में जोड़ा है, मिश्रित वाक्य। रोहाना मुंबई घूमना चाहती थी किंतु
उसकी परीक्षाएं चल रही थी। यहाँ हमने किंतु के साथ इनमें 2 वाक्यों को, स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ दिया कि रोहाना मुंबई घूमना चाहती थी, रोहाना की परीक्षाएं चल रही थी। तो ये इन दोनों को हमने जोड़ के लिखा है किंतु, यानी दोनों को हमने किसके साथ जोड़ा है? किंतु के साथ। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? संयुक्त वाक्य। सपना ने एक डरावना सपना देखा। अब यहाँ पर हमारा क्या है? सपना यानी उद्देश्य हुआ, और एक डरावना सपना देखा, ये उसका विधेय हुआ। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा? सरल वाक्य। फिर हमारा आता है बेटा, सभी बच्चे चाहते हैं कि उसके शिक्षक स्नेहपूर्ण व्यवहार करें। तो यहाँ पर मिश्रित वाक्य कि सभी बच्चे चाहते हैं, ये हमारा हो जाता है प्रधान वाक्य। उसके शिक्षक स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, ये उसका आश्रित वाक्य। पुनीता ने फिल्म देखी और सो गई, ये हमारा क्या होगा? संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें 2 वाक्य हैं। पुनीता ने फिल्म देखी, पुनीता सो गई। तो इन दोनों वाक्यों को हमने इकट्ठा करके एक बना दिया है, और किसके साथ जोड़ा है? और के साथ। शशि की वह पुस्तक फट गई जो उसके मामा लाए थे। तो यहाँ पर मिश्रित वाक्य, शशि की वह पुस्तक फट गई। कौन सी पुस्तक? जो उसके मामा लाए थे। तो यहाँ पर पहला वाक्य जो है वो हमारा प्रधान वाक्य है कि शशि की पुस्तक फट गई, और दूसरा जो है उसके मामा लाए थे, वो हमारा रहेगा आश्रित वाक्य। अंतिम इसमें दे रखा है बेटा, माताजी ने शोभा को डांटा क्योंकि वह खाना नहीं खा रही थी। तो यहाँ पर एक वाक्य जो है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आश्रित है, और दूसरा जो है वो प्रधान है। माताजी ने शोभा को डांटा, और ये हमारा प्रधान वाक्य हुआ, और वह खाना नहीं खा रही थी, ये हमारा हो जाता है क्यों डांटा? क्योंकि वह खाना नहीं खा रही थी। तो यहाँ हमारा कौन सा हो जाएगा? फिर ये मिश्रित वाक्य। अब यहाँ पर कुछ निर्देशानुसार हम लोगों को इस वाक्य को बदलना है, यानी इसमें नीचे दिए गए वाक्य को निर्देश अनुसार आप लोग बदलोगे। इसमें सामने आपका जो कोष्टक में वो दे रखा है कि आपने इस वाक्य को किस रूप में आपको बदलना है, यानी कौन सा सरल वाक्य है तो उसको मिश्रित में बदलना है, संयुक्त के बदलना है। तो यहाँ हम देखते हैं, मुझे परीक्षा देनी है इसलिए लखनऊ जा रही हूँ। इसको हमें साधारण वाक्य में हम लोगों को बदलना है इसको। तो साधारण में इसको कैसे बदलेंगे? मैं परीक्षा देने लखनऊ जा रही हूँ। तो ये एक साधारण वाक्य हो जाता है कि मैं परीक्षा देने लखनऊ जा रही हूँ। मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा। मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। तो इसको हमने किसके साथ? जो के साथ में जोड़ दिया, और ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य हो गया कि मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। फिर हमारा इसमें संयुक्त वाक्य में हमें बदलना है वाक्य, रवि अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। तो यहाँ पर हमारा हमें संयुक्त वाक्य बनाना है, रवि अच्छा खिलाड़ी है और पढ़ने में भी तेज है। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा एक संयुक्त वाक्य जिसको हमने जोड़ा है। अब देखिए इसमें, सफेद गाय घास चर रही थी। इसको हमें मिश्र वाक्य बनाना है कि एक सफेद गाय थी जो घास चर रही थी। तो यहाँ पर पहला वाक्य हमारा क्या होगा? एक सफेद गाय थी, और दूसरा हमारा आश्रित वाक्य क्या होगा? जो यहाँ पर घास चर रही थी, वो इसका आश्रित वाक्य होगा। जो के साथ हमने इसको जोड़ दिया है। बच्चों ने खीर खाई और सो गए। बच्चे खीर खाकर सो गए, ये हमें इसका साधारण वाक्य बनाना था कि बच्चे खीर खाकर सो गए। अब हमारा आता है बेटा अगला, ये आओ दोहराएं। आओ दोहराएं में सारे वो वाक्य हमारे दे रखे हैं जो मतलब वही कार्य दे रखा है जो हम पहले कर चुके हैं। अब निपात दे रखा है, तो निपात का जैसा कि आपको पता है कि पीछे वाला चैप्टर हमने 12th लेसन में हमने ये किया था, 12वें पार्ट में निपात शब्द आए थे हमारे। निपात क्या होते हैं कि वे शब्द जो किसी वाक्य में एक विशेष अर्थ पर बल देते हैं। अब रमेश भी फल खाता है, तो यानी रमेश भी हमने लगाया, तो यहाँ पर एक अर्थ उसका अलग निकलता है कि रमेश के साथ साथ कोई और भी फल खा रहा है। अगर हमने कहा रमेश ही फल खाता है तो इसका मतलब है केवल रमेश फल खा रहा है और कोई फल नहीं खाता है। तो यहाँ हमने लगाया भी या ही, कोई भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर भी लगाया है, तो इसका भी एक विशेष अर्थ दे रहा है कि रमेश भी, यानी रमेश के अलावा कोई और भी है जो फल खाता है। हमें हमारे मुंबई जाने में केवल 3 दिन रह गए हैं, यानी मात्र 3 दिन रह गए हैं। ये उन दिनों का बता रहा है कि सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं।
तो यहाँ पर हमारे मुंबई जाने में केवल, केवल यहाँ पर हम लोग निपात शब्द है वो लगाएंगे। मुझे भी अपने दोस्त के साथ जाना है, अगले वाला था मुझे भी अपने दोस्त के साथ जाना है, तो यहाँ हमने भी लगाया है, यानी औरों के साथ साथ मुझे भी जाना है। वह तो दिन रात पढ़ता है, वह तो, ठीक है, यानी वो दिन रात पढ़ता है, तो उसमें तो के हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। दादी ने आते ही मुझे गले लगा लिया, तो यहाँ पर आते ही यानी वो आई ही थी, उसने जस्ट आते ही उनको गले लगा लिया। तो ये हमारे हो जाते हैं बेटा निपात शब्द। उसके बाद हमारे आते हैं यहाँ पंक्तियां, यहाँ पर अलंकार दिए हुए हैं कि नीचे लिखी काव्य पंक्तियों में से अलंकार, प्रयुक्त अलंकार का नाम बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार आया है। अब पहले वाले इसमें देखिए, रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार होगा? इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए हमारा ये कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। र में भी, रघुपति में भी, राघव और राजा और राम, इनमें सब में र वर्ण आया है बार बार, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। शशि मुख पर घूंघट डाले, अब यहाँ पर शशि मतलब चंद्रमा मुख पर घूंघट डाले हुए, तो यहाँ पर चंद्रमा को एक लड़की की तरह, एक इंसान की तरह दिखाया गया है जो मुंह पर घूंघट डाले हुए है, तो यहाँ हमारा कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार, क्योंकि एक मानव की तरह यहाँ पर दिखाया गया है इसको, शशि को यानी चंद्रमा को, तो यहाँ हमारा मानवीकरण अलंकार होगा। मानवीकरण कहाँ होता है? जहाँ हम लोग किसी निर्जीव को या किसी जड़ उसको हम लोग किसी मनुष्य की भांति चेष्टाएं करते हुए दिखाते, क्रियाएं करते हुए दिखाते हैं, तो वो हो जाता है मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पर शशि को मुख पर घूंघट डाले हुए दिखाया गया है चंद्रमा को, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? हंसनी सी यानी हंस के समान, हंसनी के समान सुंदर, तो यहाँ हमारा कौन सा अलंकार रहेगा? यहाँ तुलना की गई है, तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार रहेगा। जो निकलकर बादलों की गोद से थी, एक अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, तो जो मतलब जैसे ही, तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार, यानी हमें कैसे यहाँ पर कल्पना करने के लिए कहा है कि जो ही, जो जैसे ही, जो ही, तो यहाँ पर जो आपका उत्प्रेक्ष अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पे जो, जनहु, जानो, ये सारे के सारे शब्द जहाँ पर होते हैं वो हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। फिर हमारा आता है बेटा नेक्स्ट वाला, कोष्टक में दिए हुए शब्द के समान अर्थ वाले शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है, यानी हमें ब्रैकेट में जो दे रखा है इसमें से हमें समान शब्द वाला, यानी ये बर्दाश्त दे रखा है तो इसका ही हमें वैसा ही अर्थ वाला दूसरा शब्द चाहिए कि अन्याय को बर्दाश्त करना नहीं, मतलब नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर बर्दाश्त का हम लोग लिखेंगे सहन, ठीक है, उसका समान अर्थ ही क्या होगा? सहन। चोरों ने मौका, यहाँ पर अवसर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? अवसर क्या होता है? मौका, तो यहाँ पर चोरों ने मौका देकर सारे सामान पर हाथ साफ कर दिया, तो यहाँ पर अवसर की जगह हम लोग मौका लिखेंगे। उसके बाद है उन्होंने उसके विरुद्ध, यानी खिलाफ इसमें शब्द दिया, तो खिलाफ का हम लोग समानार्थी क्या लिखेंगे? विरुद्ध। उसने उसके विरुद्ध मोर्चा बांध लिया, तो यहाँ पर खिलाफ मतलब उसके विरोध में, उसके विरुद्ध, यहाँ पर शब्द का प्रयोग होगा विरुद्ध। बच्चे उत्साहित होकर जवाब दे रहे थे, तो जवाब का हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर इसका समानार्थी लिखना है, तो जवाब का क्या होगा? उत्तर। तो बच्चे उत्साहित होकर उत्तर दे रहे थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, उसमें नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्यों को उचित मिलान करना है। आपको विशेषण दिए हुए एक साइड और एक साइड विशेष्य दे रखे, तो आपको सही उसमें से वो करना है, मिलान उसका करना है। अब देखिए इसमें पहला दे रखा है बेटा हसमुख, तो हसमुख यहाँ पर क्या हो सकता है? कोई इंसान हो सकता है। हसमुख दहेज तो नहीं हो सकता, हसमुख कमरा नहीं हो सकता, हसमुख घाव नहीं हो सकते, तो यहाँ पर हसमुख क्या है? यहाँ पर गोरी। हाँ, इसकी जगह अगर आप लोग लाचार, यहाँ पर आप लोग इसको भी लिख सकते हो, हसमुख प्रमोद भी लिख सकते हो, लेकिन कहानी के अकॉर्डिंग जो नाटक में दिया हुआ है उसके हिसाब से गोरी ही यहाँ पर आएगा कि हसमुख गोरी। अधिक दहेज, बड़ा कमरा,
लाचार प्रमोद, ठीक है, क्योंकि जो प्रमोद था वो बहुत ही लाचारी से वहां पर खड़ा हुआ था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पर हम लोग लाचार प्रमोद। गहरा घाव, तो ये हमने यानी घाव की विशेषता क्या हुई, वो गहरा है। तो यहाँ पे कमरे की विशेषता क्या है कि वो बड़ा है। दहेज की क्या विशेषता है कि वो ज्यादा है, अधिक है। गोरी कैसी है, हंसमुख है। प्रमोद कैसा है, लाचार है। तो ये हमारे इनकी विशेषताएं, यानी एक जगह पर विशेषण क्या होते हैं, जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं, जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण होते हैं। और विशेष्य यानी वो संज्ञा सर्वनाम जिसकी वो विशेषता बताई जाती है, तो वहां पर हो जाएगा हमारा विशेष्य। अब इसमें देखिए अगले वाला, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो आपका जैसे नाम को धब्बा लगाना, तो यहाँ पर बदनाम होने या कलंक लगाना, ठीक है, उसकी मतलब बेइज्जती करना, उसका कलंक लगना, कोई धब्बा लग जाना उनके। तो यहाँ पर उसने चोरी करके अपने माता पिता के नाम पर धब्बा लगा दिया, तो ये हमारा होगा वाक्य। फिर है घाव हरे होना, यानी कोई पुराना दुख ऐसा है जो किसी चीज को देखकर याद आ जाना, पुराना दुख याद आना, तो वो घाव हरा होना, यानी दुख होना या पुराना दुख याद आना। तो घाव हरे होना, उसके पिताजी की मृत्यु का दर्दनाक दृश्य देखकर मेरे घाव हरे हो गए। नाक वाला होना, यानी इज्जत वाला होना, सम्मान वाला होना। जीवनलाल अपने आप को नाक वाला समझता था। दंग रहना, हैरान रहना। रेखा की गाड़ी देखकर मैं दंग रह गई, यानी कोई हैरानी भरा काम, एकदम से कोई हम लोगों को आश्चर्य वाला कार्य दिखता है, तो उसमें हम लोग लिखेंगे दंग रह जाना, यानी हैरान होना, आश्चर्यचकित होना। तो किसी की, जिससे यहाँ पर रेखा की बड़ी गाड़ी देखकर या नई गाड़ी देखकर मैं दंग रह गई। तिल का ताड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, उसको बहुत बढ़ा देना। रेखा ने छोटी सी बात का तिल का ताड़ बना दिया। आंखें खुलना, सच का पता लगना या वास्तविकता सामने आना। तो यहाँ पे राम की सच्चाई देखकर मेरी आंखें खुल गई, यानी मेरे सामने उसकी असलियत आ गई, मेरे सामने उसकी सच्चाई आ गई। फिर हमारा होता है बेटा कि दहेज प्रथा। दहेज प्रथा है, क्योंकि ये जो आपका नाटक दिया है ये दहेज के ऊपर ही है। जो कमला है उसकी कहानी जो यहाँ पर नाटक दिखाया गया है वो दहेज के लिए, कि कमला को कैसे परेशान किया जा रहा है, उसको मायके नहीं भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर दहेज प्रथा की एक सामाजिक कुरीति है, यानी एक सामाजिक बुराई है। इस विषय पर आपको 100 से 150 शब्दों में, यानी 150 शब्दों में एक अनुच्छेद आपको तैयार करना है। तो उसको हम लोग लिखेंगे, कितनी सीता गंगा माँ की गोदी में सो जाती हैं, कितनी गीता रेल पटरियों पर अपना लहू बो जाती हैं। कौन जली है स्टोव अग्नि से, यानी स्टोव जिसमें खाना पकाया जाता है, तो वो स्टोव अग्नि से। कौन गिरी मीनारों से, कौन गिनेगा इनकी संख्या, रोज रंगे अखबारों में। उसके बाद हम लोग इसमें दहेज प्रथा के बारे में बताएं। ये सारी वो घटनाएं हैं कि कई बार कुछ लड़कियां जो होती, सीता और गीता तो ये तो नाम ही दिया गया है, कि कुछ लड़कियां हैं वो गंगा माँ की गोदी में सो जाती हैं, यानी वो गंगा में, नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं। कुछ ऐसी हैं जो रेल की पटरियों पर अपना खून बहाती हैं, यानी वो रेल की पटरियों पर जाकर कट जाती हैं, मर जाती हैं वो। कुछ ऐसे हैं जिसको स्टोव फटने से, गैस का कई बार बोला जाता है कि सिलेंडर फटने से, स्टोव फटने से वो आग में जल गई है। कुछ ऐसी हैं जो मीनारों से, यानी इमारतों से, छत से कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं या उनको गिरा दिया जाता है। तो इनकी संख्या कौन गिनेगा, जो रोज की रोज हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं कि कितनी ही लड़कियां ऐसे मारी जाती हैं। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण दहेज प्रथा दिखाया गया है बेटा। भारत एक विशाल देश है। हमारे देश में अच्छी अच्छी परंपराएं होने के साथ साथ कुछ सामाजिक कुरीतियां भी हैं, क्योंकि बहुत अच्छी भी परंपराएं हैं कुछ हमारे इसमें भारत में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन कुछ बुराइयां भी हैं। कुरीति मतलब बुराइयां, कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां भी हैं जो जड़ पकड़ती जा रही हैं। उनमें से एक बुराई कौन सी है, दहेज प्रथा की। वो सर्वप्रमुख है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और उसके कारण बहुत ही लड़कियों को मरना पड़ता है, बहुत ही लड़कियों की जान गई है। तो उसको हम सबसे ऊपर वो प्रथा है, सबसे ऊपर वो बुराई है। इस प्रथा के कारण लड़कियों को माँ बाप पर बोझ समझा जाता है, क्योंकि उनको शुरू से ही ये लगता है लड़कियों का कि इनको दहेज भी देना है। जो ससुराल वाले हैं पता नहीं कैसे मिलेंगे, पता नहीं कितना दहेज मांगेंगे, तो वो एक बोझ समझा जाता है।
दहेज प्रथा के अनेक दुष्परिणाम हैं, मतलब उसके बहुत बुरे परिणाम हैं, उसके रिजल्ट हैं वो बहुत बुरे आए हैं। हम रोज समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि शहर में कोई लड़की रेल की पटरी के नीचे कट मरी, रेल के नीचे कट मरी है, कहीं बहू को ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला है, कहीं उसने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है, कोई गले में फंदा लगा के मर जाती है किसी। तो ये सारी की सारी ये इसके किसके घिनौने परिणाम हैं? ये दहेज प्रथा के हैं। ये सारे के सारे घिनौने परिणाम किसके आए हैं? दहेज रूपी राक्षस के। सरकार ने इसके लिए दहेज क्या, उसकी शुरुआत हुई थी कि जब शादी होती है तो माता पिता अपनी लड़की को कुछ उपहार देते हैं। तो शुरुआत तो सिर्फ एक उपहार के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो मांग बनने लगी थी। अब दे देते थे तो उनकी मांगे और बढ़ती जाती थी, कई बार ससुराल वालों की, वो लोग उसको मांगने लग जाते। तो जब उन उपहारों को मांगने लग जाते हैं, उन उपहारों की डिमांड करने लग जाते हैं, तो वो एक दहेज का रूप धारण कर लेती है। अब सरकार ने इसको रोकने के लिए एक दहेज निषेध अधिनियम बना रखा है कि दहेज लेना भी और देना दोनों ही अपराध है। लेकिन ये समस्या फिर भी खत्म नहीं हुई, इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है, क्योंकि दहेज प्रथा को रोकने का सबसे सशक्त उपाय क्या है, सबसे जो उसमें कारगर उपाय क्या है? जन जागृति, जन को जागरूक, एक साधारण जनता को जागरूक करना। जब तक हमारा युवा वर्ग जागृत नहीं होगा, युवा वर्ग में वो समझ नहीं आएगी, तब तक हम इस बुराई को खत्म नहीं कर सकते हैं। जब तक युवक दहेज का बहिष्कार नहीं करेंगे, यानी लड़के हैं वो लेने में उसको मना नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार नहीं करेंगे, और जो लड़कियां होती हैं वो दहेज लोभी युवकों का तिरस्कार नहीं, उनको नहीं छोड़ेंगी, उनके लिए वो मतलब उनका विरोध नहीं करेंगी, तब तक ये बुराई हमारी खत्म नहीं हो सकती है। दहेज का क्या था? दहेज प्रेम स्वरूप दिया हुआ उपहार है, लेकिन जबरदस्ती मांगे जाने वाली संपत्ति नहीं है ये। तो ये हमारा दहेज प्रथा का एक अनुच्छेद था बेटा, इसको आप लोग लिखोगे। तो यहाँ पर हमारे ये पार्ट खत्म होता है, बहू की विदा। आप लोग इसको कंप्लीट करना है बेटा। थैंक यू।